हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर आठवीं क्लास। ठीक है, आठवीं क्लास विज्ञान। कौन सा अध्याय? अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 में पढ़ेंगे हम कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड में ज्यादातर रिपीट होता है, वो है कृत्रिम रेशे क्या है और उदाहरण सहित समझाए। यानी कि कृत्रिम रेशे क्या है, उदाहरण समझाइए। यानी कि इसमें आपको कृत्रिम रेशे की परिभाषा देनी है और साथ ही 2-3 उदाहरण देने हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वो रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे वो रेशे होते हैं जिन्हें रासायनिक पदार्थों से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यानी कि जिनको रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि लैब से, रासायनिक प्रयोगशाला से बनाए जाते हैं। ठीक है, से बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके जो उदाहरण है, ये प्राकृतिक रेशों जैसे कपास या ऊन से अलग होते हैं। यानी कि ये प्राकृतिक रेशों, कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों और कपास से कैसे होते हैं, अलग होते हैं। कृत्रिम रेशों जैसे कपास, यानी कृत्रिम रेशे कौन है? कपास। किससे अलग होते हैं? ऊन से। कपास या ऊन से अलग होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। कोई बता सकता है इसके उदाहरण क्या क्या है? इसके उदाहरण है, पहला रेयन। रेयन एक रेशा होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। और नायलॉन, नायलॉन का कपड़ा चलता है, आपको पता ही होगा, नायलॉन। और तीसरा पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर। ये बहुत कड़क कपड़ा होता है, इससे हमें अगर गर्मियों में ये पहनते हैं तो इससे ज्यादा गर्मी होती है और पसीना ज्यादा आता है, इसलिए हम पॉलिस्टर प्लस सूती मिक्स कपड़ा पहनते हैं। और फिर ये एक्रिलिक, एक्रिलिक। ठीक है, और अब एक प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट, ये याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। ये बोर्ड में जो है बच्चे, उनके काम के है, और ऐसे पढ़ सकते हैं जिसके साइंस सब्जेक्ट ली हुई है वो भी पढ़ सकते हैं, काम की है। पर अब है दूसरा प्रश्न, रेयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि रेयन के बारे में बताइए। अब रेयन क्या है? रेयन क्या है? रेयन एक कृत्रिम रेशा है जो पहला रेशा कहा जाता है। रेयन, रेयन क्या है? कृत्रिम रेशों का पहला रेशा। कौन है? रेयन। ठीक है,
ये लकड़ी के गुदे सेल्यूलोज से बनाया जाता है, यानी ये लकड़ी के गुद्दे, गुद्दे वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, ये गुद्दे लकड़ी का है, ठीक है। गुद्दे, लकड़ी के गुद्दे यानी कि सेल्यूलोज, यानी कि लकड़ी का कोई भाग होता है, जैसे हमारी गर्दन के पीछे वो गुद्दी होती है, जैसे आप मारवाड़ी में बोलते हो गुद्दी गर्दन, तो उसी हिसाब से लकड़ी के पीछे भी एक ऐसा होता है, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, वो सेल्यूलोज से बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है? रेयन। ये दिखने में रेशम जैसा होता है, ये दिखने में रेशम जैसा होता है। वो गाना है ना, रेशमी रुमाल, वो वैसे रेशम। इसका उपयोग कपड़े, पर्दे और बेडशीट बनाने में किया जाता है, यानी कि इसका जो उपयोग है, कपड़े, पर्दे और बेडशीट, गाना गा दो, बेडशीट बनाने में किया जाता है। चलो बच्चों, ठीक है, इतना हो गया, और ये इसका उत्तर है, आंसर। ठीक है, सबको समझ आ गया इतना? अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सब फोन में देख रहे हैं, तो फोन में मेरे नोट्स है बेटा, और नोट्स मैंने फोन से बनाए हैं, तो फोन से ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, तो क्वेश्चन फोन में ही होंगे, क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं है पूरा, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ाना भूल गया तुम लोगों को बातों के कारण, चलो मिटा देता हूँ, और क्या। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है नायलॉन के गुण और उपयोग लिखिए, यानी कि नायलॉन, नायलॉन के गुण और उपयोग लिखिए। ठीक है, नायलॉन के गुण क्या होते हैं? नायलॉन बहुत मजबूत, हल्का और टिकाऊ होता है, यानी कि नायलॉन बहुत हल्का और मजबूत और टिकाऊ होता है। नायलॉन कैसा होता है? बहुत हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। ये जल्दी सूख जाता है, ये जल्दी सूख जाता है, यानी कि अगर इस कपड़े को गीला कर दिया तो ये सबसे जल्दी सूखेगा, सूख जाता है। इतना समझ आ गया? अब इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? पहला है रस्सी बनाने में, क्या बनाने में? रस्सी बनाने में। दूसरा है पैराशूट, नाम सुना होगा, जो सबकी ख्वाहिश होती है कि आजकल लोग बड़े बड़े जंपिंग वाले होते हैं, जिससे बहुत बड़ी बिल्डिंग से कूद के वो जंपिंग नहीं करते वैसे। और तीसरा है टूथब्रश, टूथ ब्रश। और चौथा है मछली पकड़ने के जाल, मछली पकड़ने के जाल। ठीक है, ये नायलॉन का कपड़ा बहुत हल्का, मजबूत, टिकाऊ होता है और ये जल्दी सूख जाता है। इसका जो उपयोग है वो रस्सी बनाने में, पैराशूट बनाने में, टूथब्रश बनाने में। ये जो टूथब्रश तुम लोग सोच रहे हो कि उसका वो पूरा टूथब्रश बनाया जाता है, इसके जो टूथब्रश हम यूज करते हैं, तो ऐसे ऐसे वो धागे होते हैं ना, ये ऐसे, अरे वो सही बना नहीं है, वो ऐसे वो धागे होते हैं ना, वैसे ये है ना, ब्रश के रूप में ये बनते हैं नायलॉन से। समझ आ गया इतना? अब हम बढ़ेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है?
पॉलीएस्टर, उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर, पर सभी बोल देते हैं आजकल की पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर कपड़ा। पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर क्या है? यानी पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, यानी कि ये एक कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। ठीक है। दूसरा, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। अब सिलवटें क्या होती है? तुम लोग ये सोचते हो कि सिलवटें कुछ अलग ही होता है। सिलवटें वो होते हैं जैसे सल, मारवाड़ी में बोलते हैं सल, कि भाई किस दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी बोलता है कि ये पॉलिस्टर और सूती मिक्स है, इसमें सल नहीं पड़ेंगे। तो वो अगर पॉलिस्टर लेते हैं उसमें सल नहीं पड़ते, और सूती और मिक्स में पहनते हैं तो भी उसमें सल नहीं पड़ते हैं, कम पड़ते हैं। अगर पूरा सूती ले लिया तो उसमें सल बहुत ज्यादा पड़ेंगे और हमें प्रेस की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया? और ये लंबे समय तक टिकता है, ये लंबे समय तक टिकता है। यानी कि सूती कपड़ा थोड़े दिन पहनोगे फट जाएगा, पतला होता है। ये मोटा होता है और लंबे समय तक चलता है। इससे कपड़े, बोतलें और पैकेजिंग सामग्री बनाई जाती है, यानी कि इससे कपड़े, बोतलें, पैकेजिंग सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यानी पॉलिएस्टर ये कृत्रिम रेशा है, इससे इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, यानी सल नहीं पड़ते। ये लंबे समय तक चलता रहता है, टिकता है। इससे कपड़े, बोतलें, पैकेजिंग सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब हम पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पढ़ के चले जाओगे तो बोर्ड में आसानी से थोड़े पास हो जाओगे, नंबर आ जाएंगे अच्छे। विज्ञान विषय में, सब विषय में नहीं, विज्ञान विषय में। अगर आप लोगों को डाउट है तो दूसरे सब्जेक्ट का बता सकते हो मेरे को, मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा। सॉरी, वो प्रश्न 5 नहीं था, अब है 5। 5 पहले चौथा था। थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक क्या है? कोई बता सकता है थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक क्या है, कोई बता सकता है? थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर नरम हो जाता है, यानी कि ये गर्म करने पर नरम हो जाता है। ठीक है, ये गर्म करने पर नरम हो जाता है, इससे बार बार डाला जा सकता है, इसे बार बार डाला जाता है, डाला जा सकता है। यानी कि इसकी जो आकृति है, इसको एक बार गर्म कर दिया तो इसको अगर कितनी बार भी हम गर्म करके कितने भी आकार दे सकते हैं, अनलिमिटेड। जैसे कि आपके कोई बोतल है, बोतल पिघला दी, बोतल को हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, जैसे कि कोई बेट के रूप में दे दिया, कोई डंडे के रूप में दे दिया। इस हिसाब से बहुत सारे अनलिमिटेड है, दे सकते हैं साइज, आकार जो भी है। उदाहरण, इसका उदाहरण है पॉलीथीन। पॉलीथीन। दूसरा उदाहरण है पीवीसी। पीवीसी। ठीक है, 2 उदाहरण है इसके। अभी अब है थर्मोसेटिंग क्या है? अरे सेटिंग तुम लोगों की वो वाली सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग है वो थर्मोसेटिंग। ये एक प्लास्टिक है, ठीक है। तुम लोगों वाली सेटिंग वो प्लास्टिक नहीं है, वो एकदम ओरिजिनल है। वो इसका यूज बाद में लेंगे हम, पहले यहाँ पे आ जाओ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक क्या है? अरे बच्चों, हमारी सेटिंग नहीं है, हम अभी पढ़ा रहे हैं। पढ़ने पे ध्यान दो यार, ऐसे क्या कमेंट कर रहे हो फालतू में? पढ़ने पे ध्यान दो, मैं भी कमेंट ब्लॉक करवा दूंगा। उत्तर, थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार आकार लेने के बाद दोबारा नहीं ढलता, यानी कि ये इसका जो आकार है, इसका आकार एक बार डाल सकते हैं। यानी कि अगर इसको एक बार गर्म करके इसको एक आकार दे दिया, तो इसके बाद इसको कितनी भी बार गर्म करके किसी भी आकार में नहीं दिया जा सकता। ये एक बार का स्थायी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसको एक बार ही डाला जा सकता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है बेकलाइट और मेलामाइन। इसके उदाहरण क्या है? बेकलाइट और मेलेमाइट, मेलेमाइट ही है, मेलामाइन, बेकलाइट और मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन, ये दो इसके उदाहरण है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक के लाभ। प्लास्टिक के क्या लाभ है? हमें कुछ लाभ है क्या? प्लास्टिक के लाभ, प्लास्टिक के क्या लाभ है? हल्का और मजबूत, हल्का और मजबूत, यानी कि प्लास्टिक हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। ये हमें फायदे है, लाभदायक है। जंग नहीं लगता। अब कॉमन सेंस की बात है, ये कहां से जंग लगेगा? ये कोई लोहा थोड़ी है, जंग नहीं लगना। लोहे पे लगती है जंग, तो प्लास्टिक पे कहां से लग जाएगी? सस्ता और टिकाऊ, ये सस्ता भी होता है और चलता भी है। तो अब प्लास्टिक के लाभ क्या क्या है? प्लास्टिक के लाभ है हल्का और मजबूत होता है, जंग नहीं लगता है इसमें, और सस्ता और टिकाऊ। ये सभी इसके प्लास्टिक के लाभ है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने 8वें क्वेश्चन में। 8वां प्रश्न है प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव लिखिए। यानी कि प्लास्टिक से जो हमें हानि होती है वो क्या क्या है? प्लास्टिक से हानि, यानी क्या क्या हानि प्लास्टिक से हमें होती है? प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता है, प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता है, ये जल्दी खत्म नहीं होता, लेट होता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। यानी कि इससे जो है प्लास्टिक से अगर रेत में कहीं फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो उससे क्या है, मिट्टी भी प्रदूषित होगी और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, जानवरों के लिए हानिकारक है। अब तुम लोग देखते होंगे कि भाई जानवर आजकल प्लास्टिक खाने लगे हैं, जानवरों के लिए हानिकारक। कभी देखते होंगे कि भाई गाय खा रही है, कभी भैंस खा रही है, कभी बकरी खा रही है। तो गाय आजकल तो प्लास्टिक वगैरह, गाय प्लास्टिक और ये कागज वगैरह, ये जो प्रदूषित होती है उसको जो दिखता है वो खा लेती है। बाकी ये गलत है, क्योंकि ये अगर खाए ना तो उसके पेट में बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि देखो अगर ये पर्यावरण में भी फैल रहे हैं ना, तो भी हमें गंदा महसूस कराता है। तो गाय खा रही है, उसके पेट में जा रहा है, तो उसके भी बहुत सारे हानि का प्रभाव होते हैं। इसलिए अगर वो खाए तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं, थोड़ा ध्यान दो, उसको भगाना चाहिए वहां से, या रोटी खिला दो उसको। वो जो प्रदूषित करने वाली है उसके लिए हानिकारक है, वो चीजें उसके लिए हटा दो वहां से। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब तीसरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, जिसके लिए 2 मिनट में रेस्ट कर लो आप, मैं भी 2 मिनट रेस्ट कर लूं।
हेलो दोस्तों, वापिस आ गया मैं रेस्ट करके। आपने कर लिया होगा। चलो अब अध्याय 4। अध्याय 4, धातु और अधातु। धातु और अधातु। अब धातु और अधातु की परिभाषा क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि धातु और अधातु की परिभाषा। धातु और धातु की परिभाषा। धातु वे पदार्थ है जो चमकीले, कठोर होते हैं तथा विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। पहली एकदम धातु। धातु क्या होते हैं? चमकीले। और कैसे होते हैं? कठोर। और कैसे होते हैं? विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक। विद्युत और उष्मा के चालक। उष्मा के चालक यानी कि जो धातु चमकीले, कठोर और विद्युत और उष्मा के चालक हो उसे धातु कहते हैं। समझ आ गया? यानी धातु किसको बोलेंगे? जो चमकीले, कठोर और विद्युत और उष्मा के चालक हो उसे धातु कहते हैं। ठीक है। फिर अधातु। अधातु कौन से हैं? वे पदार्थ जो सामान्य चमकीले नहीं होते, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि ये जो है वो चमकीले नहीं होते हैं, अचमकीले। चमकीले नहीं होते वही समझ लो, अचमकीले वो तो याद ही रहेगा तुम लोगों को। चमकीले नहीं होते हैं और कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। विद्युत के कुचालक यानी कि वे पदार्थ जो चमकीले नहीं होंगे और विद्युत के कुचालक होंगे क्या कहलाएंगे? अधातु। वे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं अच्छे, वो धातु कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? धातुएं चमकीली होती है, ये चमकीले होते हैं। धातु कैसी होती है? चमकीली। अभी बताया था ना, जो चमकीले और कठोर होते हैं और विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है। इन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी कि इनको पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। यानी कि पतली एक पट्टी के रूप में, जैसे सोने की पन्नी नहीं आती, जैसे कि वो कतली के ऊपर वो पन्ना नहीं आता पतला, उस टाइप की पतली सी पन्नी हम इसको पीट कर बना सकते हैं। और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, तन्य। इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। ठीक है, ये तन्य हो गया। तन्य यानी तान कर खींचकर इनको पतला किया जा सकता है। पतला करके इनको तार बना दिया। समझ आ गया इतना? अब उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। उष्मा और विद्युत। उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसका उदाहरण है लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। उदाहरण लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये तीन इसके उदाहरण है जो धातु है। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। ये मिटा दूं? ये लो।
अधातुओं के गुण लिखिए, यानी कि अधातु के गुण। अधातु के गुण कौन कौन से होते हैं पता है? अधातु प्राय भंगुर होती है। अधातु प्राय भंगुर होती है, यानी कि इनको भांग सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कौन से होते हैं कुचालक? जो पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। और इनमें क्या नहीं होती? चमक। इनमें चमक नहीं होती। ठीक है, उदाहरण है कोयला, गंधक और ऑक्सीजन। उदाहरण कोयला, गंधक और ऑक्सीजन। ठीक है, तीन उदाहरण है, कोयला, गंधक और ऑक्सीजन। इनको अधातु कहते हैं। अधातु प्राय भंगुर होती है, जिनको भांग सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये विद्युत की कुचालक होती है, इनमें चमक नहीं होती है। किसमें? अधातु में। अधातु के उदाहरण क्या क्या है? कोयला, गंधक और ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? अब धातुओं के उपयोग। धातु के क्या क्या उपयोग है? किसी ने कोई धातु उपयोग में लिए हैं? चलो मैं ही बता देता हूं। चौथा प्रश्न है धातुओं के उपयोग। धातु कौन कौन से उपयोग है? लोहे से औजार बनाए जाते हैं, पता ही है सबको। लोहे से क्या बनाए जाते हैं? औजार। औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं। तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं। तांबे से क्या बनाए जाते हैं? बिजली के तार। एल्यूमिनियम से बर्तन और हवाई जहाज बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से बर्तन और हवाई जहाज बनाए जाते हैं। बर्तन और हवाई जहाज बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब अधातुओं के उपयोग, यानी कि ये धातुओं के उपयोग हो गए। अब अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग। ऑक्सीजन श्वसन के लिए उपयोगी है। ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए उपयोगी है। सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। और सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक। ठीक है, कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, गंधक दवाइयों में उपयोग होती है। गंधक दवाइयों में उपयोग होती है। गंधक किसमें उपयोग होती है? दवाइयों में। फिर ये धातुओं का संरक्षण यानी जंग लगना क्या है? धातुओं पर जंग लगना क्या है? यानी कि धातुओं पर जंग लगती है, क्यों लगती है, वो क्यों लगती है, कैसे लगती है जंग, वो पढ़ते हैं। जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है, यानी कि जब धातु वायु और गर्मी के कारण
गर्मी से संपर्क करके आ जाती है तो उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाती है। जब धातु वायु और नमी के संपर्क से खराब हो जाती है, खराब होती है, ठीक है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण यानी जंग लगना कहते हैं। ये ऐसे धातुओं पर जंग लगना, ये तो कोष्टक में यहाँ पे संक्षारण लिखा हुआ है, यानी कि धातुओं पर संक्षारण क्या है? जंग लगना। जंग लगना उसे संक्षारण कहते हैं। जब धातु वायु और नमी के संपर्क से खराब होती है उसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जंग लगना इसका क्या है? संक्षारण का उदाहरण है, उदाहरण है किसका? संक्षारण का। ठीक है, इतना समझ आ गया? फिर संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए। संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे? बचाव पेंट करना, यानी कि लोहे पे कलर कर दो, पेंट कर दो। पेंट कर दोगे तो वो जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगी। तेल या ग्रीस लगाना, शटर में पता हो तो वो जंग नहीं लगती है तो उसके लिए हम ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं। तेल या ग्रीस लगाना, ठीक है। फिर तीसरा है जस्तीकरण, जिंक की परत चढ़ाना, यानी कि जस्तीकरण। जस्तीकरण जिंक की परत चढ़ाना, यानी कि जिंक की अगर परत किसी धातु पर चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगती है, वो खराब नहीं होता, ठीक है। फिर प्रश्न है 8, ध्वनि के आकार आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए, यानी कि ध्वनि के आधार पर धातु अधातु में अंतर, ठीक है। धातु अधातु में अंतर किसके आधार पर? ध्वनि के। धातु ठोकने पर खनखनाती आवाज करती है, धातु ठोकने पर खनखनाती आवाज करती है, ठीक है। कैसी आवाज करती है? खनखनाती। अगर किसी को धातु फेंकते हैं तो वो खनखन करती है, और वही अधातु ठोकने पर आवाज नहीं करती। अधातु ठोकने पर आवाज नहीं करती है, ठीक है। समझ आ गया इतना? और प्रश्न है 9, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद लिखिए। इसके जो अपवाद है, धातु अधातु के अपवाद, अपवाद भी होते हैं, जैसे कि अब क्या ही बोले। अपवाद, पारा एक तरल धातु है। पारा क्या है? एक तरल धातु, तरल धातु। अगर इसको पारा को बिखेर देते हैं तो वो इधर उधर इधर उधर चला जाएगा। मतलब ये प्रति टाइप का है तरल धातु पारा। वो पारा जम जाता है ना, जब हम कहीं कुछ रख देते हैं तो पारा जम जाता है, बोलते हैं ना वो। आयोडीन चमकीला अधातु है, यानी कि आयोडीन जो है, आयोडीन चमकीला
अधातु। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक अधातु है, यानी कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक अधातु है, चालक अधातु है। चलो वापिस समझ लो एक बार। संक्षारण से बचाव, इससे बचाव यानी कि संक्षारण क्या है, जंग लगना। जंग कैसे लगेगी, हवा वायु और नमी के संपर्क से जो वस्तु खराब हो जाती है, पदार्थ खराब हो जाता है, उसको धातु अधातु खराब हो जाते हैं, उसको जंग लगने से बचाना, उसे संक्षारण कहते हैं। सॉरी, धातु को नमी और वायु के संपर्क में आकर जो खराब हो जाती है उसको संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण, जंग लगना क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। और संक्षारण जंग लगने से बचना है तो पेंट करना, और फिर तेल या ग्रीस लगाना उस पे, फिर जस्तीकरण जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, ये कौन सा था, 8वां। ये कौन सा था, 9वां। फिर ध्वनि के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, यानी कि धातु और अधातु में अंतर क्या क्या है, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि धातु ठोकने पर खनखनाती आवाज करती है। ठीक है, धातु को मारेंगे, लोहा किसी को मार दो तो कन 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 ठन ठन करता है, तो आवाज आती है। अधातु ठोकने पर आवाज नहीं करती है, एकदम साइलेंटली। ठीक है, अपवाद, पारा एक तरल अधातु है, पारा एक तरल धातु है। ये जो धातु अधातु के है वो तो है ही, ये जो है अपवाद है, यानी कि अगर धातु होते हुए भी वो अधातु है, या अधातु होते हुए भी वो धातु है। ठीक है, पारा एक तरल धातु है, आयोडीन चमकीला अधातु है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक अधातु है। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, कल 5 और 6 ले आऊंगा मैं। ठीक है।